वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, बेसिकली आज हम लोग समझेंगे क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे लिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या योगदान रहता है उसके बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन बेसिकली देखेंगे, बेसिक बेसिक जो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक लॉज के बारे में, कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जो पता होना चाहिए ताकि आप आगे चलकर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाओ। राइट, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब हर बार कोई भी एग्जाम ले लो, आपको एएनजे का एग्जाम में देखते हो ये जो फोर्स सिस्टम है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नॉट ओनली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप फोर्स सिस्टम को अच्छी तरह से क्लियर कर लोगे ना, अच्छी तरह से पढ़ लोगे, तो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ना वो आपको समझने बहुत ईजी रहेगा। नॉट ओनली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अभी अगर आपको समझ में आएगा कि अगर आप फोर्स सिस्टम को अच्छी तरह से कर लेते हो ना, तो आपका और 3-4 सब्जेक्ट है ना, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इन सभी को भी अच्छी तरह से डील कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। राइट, और उसमें भी फोर्स सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर को, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रोडक्शन एंड फोर्स सिस्टम। देखो अब यहां पे बात करते हैं, सर जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको इतना बोल दूंगा कि अगर जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। जब आप 10th में अच्छा करते हो मैथमेटिक्स में, या फिर 11-12 में अच्छा करते हो, तब जाके बोला जाता है कि तुम इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। बिकॉज अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग करना, मैकेनिकल करना, इलेक्ट्रिकल करना, कोई भी इंजीनियरिंग में अगर आपको करना है, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप किसी भी इंजीनियरिंग में सर्वाइव कर सकते हो। उसमें आप सच में एक अच्छा इंजीनियर बन के एक गवर्नमेंट जॉब लेके आप लाइफ को सेटल कर सकते हो। वैसे तो हजारों करोड़ों इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन नाम का एक होना और सच में काम का इंजीनियर बनना, इन दोनों में अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहता है तो आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हो। सिमिलरली अगर आप एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसीलिए चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाया जाता है। अलग बात है कि हम लोग मैथमेटिक्स रहे या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह रहे, हम लोग क्या करते हैं किसी तरह करके पार करके बोलते हैं चलो यार जान छूटा तो लाखों पाए। राइट, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप इन सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं करते हो ना, तो आगे चलकर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है और धीरे 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 आपका लाइफ भर आपको दिक्कत होगा, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो या फिर सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हो। राइट, इसीलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होना एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझो। अच्छा, नॉट ओनली एज ए मैकेनिकल आप अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छी तरह से समझ लेते हो ना, पढ़ लेते हो ना, तो क्या होता है कि आप लगभग लगभग जैसे मैंने कहा कि 4 सब्जेक्ट आपका इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से जन्मदाता है, ये जैसे होता है ना पापा, इसी से बेटा बेटा लोग निकलते रहता है, बेटा बेटी जैसे होता है ना कि हम हुए, मेरी बहन हुई, कहां से आए, मम्मी पापा से आए हैं, है ना। तो उसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही एक तरह से यहीं से जन्म लेता है 2-4 सब्जेक्ट। तो अगर आपका ये अच्छा रहेगा तो आने वाले और भी कुछ सब्जेक्ट है जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा, उन सभी सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ हो जाएगा, क्योंकि यहीं से उस सबका निकला है। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अच्छा, और जानो और जानो और क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, क्योंकि अगर आप जैसे आईआईटी का लेवल के सबके आज के टाइम पे आप लोग देखते हो, है ना, जब आप 11th-12th में रहते हो हर कोई आईआईटी वगैरह जाना चाहता है, तो आप देखते हो कि अधिकतर जो प्रॉब्लम रहता है, इंजीनियरिंग बेस्ड प्रॉब्लम रहता है, वो सारे का सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही रिलेटेड रहता है। या फिर आप बोल सकते हो कि बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स। जो मॉडर्न फिजिक्स होता है बेसिकली, जो आईआईटी जेई वगैरह में, नीट वगैरह में पूछा जाता है, समझ गए, या फिर जो आप देते हो कोई भी इस तरह का टेक्निकल एग्जाम के लिए देते हो, आप अधिकतर रहेगा क्या, फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिक्स से रहता है, वो कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड रहता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कनेक्टेड रहता है। राइट, दुनिया जहां का जितने भी प्रॉब्लम होता है जो आपको मैकेनिकल से रिलेटेड लग रहा, मशीन से रिलेटेड लग रहा, वो सब का सब प्रॉब्लम आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। सबका सब प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, और क्या दिक्कत है, अच्छे से अच्छे टीचर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को नहीं पढ़ा पाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखो, पढ़ाना अलग बात है और कितना पढ़ाना यह अलग बात है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ना, ये आप लोग को आईटीआई लेवल से लेकर, डिप्लोमा लेवल से लेकर, बीटेक लेवल से लेकर, एई से लेकर, जेई से लेकर, गेट लेवल, आईएएस लेवल और इसके ऊपर स्कॉलर और पीएचडी लेवल तक का पढ़ाया जाता है। क्यों कि देखो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इंजीनियर मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आप दुनिया जहां का सारा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आ जाता है।
और इस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ज्यादा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन करना है, किसी भी तरह का, चाहे जेई रहे या ए रहे एग्जाम रहे। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लॉ और थ्योरम जो होता है वो बहुत कम पूछा जाता है, अधिकतर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब देखो, आप ट्राई करना, कोई भी जेई ए को आप उठा लो, एग्जाम उठा लो, अगर पहली बात तो क्वेश्चन रहता ही रहता, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, क्वेश्चन मिलेगा। और कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा? मोस्ट ऑफ द केस में 99% आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कोई दे दिया हिंज वगैरह, इतना लोड है, इतना पुली है, आपको निकालने बोल रहा है, इतना टेंशन कितना होता है, इतना फोर्स कितना हो रहा है, किस तरह का फोर्स लगा, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव, यानी कि कुल मिला के आपको यहां से प्रॉब्लम रहता है। अब दिक्कत में क्यों बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर टीचर्स नहीं पढ़ा पाते, करते क्या है ना कि आपको पढ़ाना कितना है किस एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। देखो, थ्योरम तो सारा का सारा वही लगने वाला है, सारा लॉ जो है वो सबको पढ़ना है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लॉ और थ्योरम वही पढ़ना है। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन बनाओगे, सॉल्यूशन जो करोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो किस लेवल का करना और कितना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये ऐसा समुद्र है ना कि इसमें अगर आप एक बार डूब गए ना तो आप रिटर्न नहीं आ पाओगे, है ना। क्वेश्चन बनाते जाओगे, आपको मजा आते जाएगा, ऐसा बात नहीं कि आपको मजा नहीं आएगा, आपको सॉल्यूशन जब करोगे ना तो मजा आते जाएगा, मजा आते जाएगा। और आप पानी में इतना गहराई में डूब जाओगे कि आप रिटर्न नहीं आना भूल जाओगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिलेबस से भटक जाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजा तो आ रहा है लेकिन मुझे उतना ही पढ़ना जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारा चीजें यहाँ पे नंबर सब प्रॉब्लम है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैकेनिक्स में सॉल्यूशन तो करना न्यूमेरिकल्स का, लेकिन किस लेवल का। मैं जेई के एग्जाम दे रहा हूं, एक एग्जाम दे रहा हूं, गेट का दे रहा हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना। इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। ये आप हल्के में मत लेना, ये सारे बच्चों को बहुत ही कान खोल के इस चीज को ध्यान में ले लो कि इसको पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूं, इसी से आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको समझ नहीं आता है, या फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि यू नो दैट कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए हो जाता है, तो ये और टॉम भी, थ्योरी ऑफ मशीन भी, ये तीनों, और ऊपर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो है ही 4, तो 4 सब्जेक्ट का पूरा पूरा अच्छा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा आप देखोगे ना, ये सोम, टॉम, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसमें हाइड्रोलिक्स भी आ जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि 5 सब्जेक्ट हो गया। इन सब में दिक्कत आप लोग को होता होगा, अगर होता है तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो याद रखना कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये समझ गए एज ए इंजीनियर कितना इंपॉर्टेंट है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर कितना इंपॉर्टेंट है, और एज ए सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेट करते हो, है ना। क्योंकि आपके आसपास में जो इंजीनियर्स रहते हैं, चाहे आईआईटी में कोई गए, नीट में कोई जेई में गए हैं, समझ गए, कोई एनआईटी में गए हैं, कोई और गए हैं, कहीं गए हैं, तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया जहां का सारा प्रॉब्लम इसी में आ जाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा भी है इसका स्कोप। तो बहुत ज्यादा में क्या पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गए इतना चीज? चलिए, ये अगर आपको बेसिक चीज समझ आ गया, देखो हर एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो ना, तो उसके पीछे का आपको लॉजिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप कल चलकर जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई और जॉब करोगे, कहीं अच्छे पोस्ट में रहोगे, कोई अगर पूछ दिया आपसे कि भाई आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आखिर क्या होता है, या फिर कोई बोल दिया आप इंजीनियर हो, अगर मैं अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ भैया, या फिर अंकल, या फिर जो भी है, आपको बोल दिया पापा ही, अगर बेटा आपका बोला, फिर कुछ बोला कि पापा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि आपके लिए सबसे बोलेंगे सर मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स बाद अगर आप मैकेनिकल या सिविल इसमें जा रहे हो तो इंजीनियर मैकेनिक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आप उसको समझाओगे आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि सर जी बस ये समझने की चीज है, एग्जाम नहीं पूछा जाए, एग्जाम में भी उतना ही पूछा जाता है जितना रियल लाइफ में आप लोग को ये चीज काम आएगा, वो आप लोग को देखने को मिलेगा कहां पे, आपके एग्जाम में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसे मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर बात करेंगे तो आता कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही आता है, कि किससे आता, फिजिक्स में ही हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग इसके बारे में ऐसा नहीं है कि कई सारा चीज, क्योंकि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रेस्ट कंडीशन पे, या तो रेस्ट में पढ़ेंगे, फोर्स का अप्लाई करेंगे, या फोर्स जब लगेगा तो उसके वजह से मोशन होता है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या है, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन दी 11th 12th 10th, ये 10th 11th 12th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है ना, बेसिक रूट से सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ उस नजरिए को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग इंजीनियर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जब मैं बात करता हूं कि भाई ये मेरा कनेक्टेड है किससे, है फिजिक्स से। कैसे सर? देखो फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में वी स्टडी अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब भाई फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब फिजिकल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कई सारा चीज जो है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका कलर होता है, जिसका शेप होता है, जिसका साइज होता है, जिसका कुछ वेट होता है, जो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है, इन सभी को हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो फिजिकल सेंस में उसको सेंस कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं,
समझ गए, जिसको फील कर सकते हैं, जिसका वजन होता है, जिसका हाइट होता है। जैसे मेरा, मुझे आप देख रहे हो तो मैं एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हुआ, तो मेरे बारे में स्टडी करना चाहते हो, राइट। ये पेन है, इसको आप देख सकते हो, इसका कुछ वेट है, कुछ वजन है, इसका कुछ शेप एंड साइज है, कुछ कलर है, समझ गए, कितना लेंथ का है, कितना क्या है। तो इसमें आप अलग अलग चीजें अप्लाई करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, कलर के बारे में, शेप के बारे में, साइज के बारे में, फोर्स अगर अप्लाई करके इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो। और हम लोग यहां पे जब बात कर रहे हैं कि भाई फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि केवल और केवल फिजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आपको पता करना है। आप इसमें केमिकली मत अंदर घुस जाना कि इसका एटम स्ट्रक्चर कैसा है। मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल नहीं जानना है कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है ना, क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फियस है, समझ गए, या फिर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो सब मुझे फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स में पाया जा रहा है या नहीं है, मतलब ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, मुझे नहीं मतलब है। केवल और केवल मतलब है फिजिकल अपीयरेंस का, फिजिकल एक्सपेरिमेंट का, फिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि क्या समझे कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, स्टडी अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसीलिए अधिकतर हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हम लोग एयर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग एयर वगैरह के बारे में स्पेशल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक सब्जेक्ट निकलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें पढ़ते हैं कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो भी फ्लो करता है, जो कोई भी चीज जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड कहा जाता है। जैसे एयर वो फ्लो करता है, वाटर वो फ्लो करता है, ग्रीस या ऑयल हो गया फ्लो करता है, तो वो सब फ्लूइड में आ जाता है। तो सॉलिड अधिकतर हम लोग देख के चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बिकॉज हम लोग को यहां पे जो शो करता है प्रॉपर्टी विथ फिजिकल एक्सपेरिमेंट लाइक कलर, शेप, साइज, वेट। एयर को हम लोग बहुत ही कम देखा जाता, कम स्टडी करते हैं, फिर भी फ्लूइड में तो स्टडी करते ही करते हैं। यानी क्या समझे, इन फिजिक्स स्टडी अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट विच शो द प्रॉपर्टी विथ फिजिकल एक्सपेरिमेंट लाइक कलर, शेप, साइज, वेट। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं फिजिक्स में, उसको कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इसमें से भी अगर हम लोग क्या करेंगे कि इस फिजिक्स को और कॉम्पैक्ट कर दे, और छोटा कर दे समझने के लिए, कि पार्ट ऑफ द फिजिक्स जहां पे केवल और केवल फोर्स एंड देयर इफेक्ट, मतलब फोर्स और फोर्स का इफेक्ट के बारे में केवल अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वो कहा जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैं कितना छोटा कर दिया, फिजिक्स में भाई फिजिकल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, अब ये कई सारा हो जाएगा, कई सारा चीजें है, कई सारा लगता है, यहाँ पे स्पीड पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पढ़ते हैं, मोमेंट पढ़ते हैं, कई सारी चीज पढ़ते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी पार्ट ऑफ फिजिक्स में वी ओनली स्टडी अबाउट द फोर्स एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, जैसे ये रहा मेरा एक बॉडी है, इसे फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से मोशन करने लगेगा, फोर्स की वजह से तो मोशन कर रहा है, गति में आ रहा है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। यानी कि इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स या फिर वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझ गए, समझ गए। अच्छा, इसको और तरीके से समझो, इसी तरीके से, जैसे कि अब मान लो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैं फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा। मान लो आपके पास बड़ा सा पत्थर है और एक बेबी है, बच्चा है 2-3 साल का, जो पत्थर को पुश कर रहा है, क्या उसको धक्का दे पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यानी कि उस समय पे वो बॉडी रेस्ट कंडीशन में रह सकता है ना। लेकिन उस फोर्स का अगर आपको इफेक्ट देखना, इफेक्ट मतलब जब तक वो मोशन नहीं करेगा उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। भाई फोर्स का इफेक्ट कब पता चलेगा? आप पत्थर को धक्का दे रहे हो और पत्थर हिल ही नहीं रहा, तो कोई इफेक्ट नजर आ रहा है? आप थक गए सुबह से लेकर शाम तक और पत्थर हिला ही नहीं, या कोई बड़ा सा दीवार या हाथी है, धक्का दे रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो उसको धक्का दे के हम हाथी को इधर से उधर ले जाएंगे, लेटा हुआ है, नहीं होने वाला कुछ, तो इफेक्ट तो नजर नहीं आया। उसी बॉडी में इफेक्ट आएगा जब उसमें कोई मोशन देखने को मिलेगा। आपने धक्का लगाया, टूटा फूटा, हिला डुला, कुछ तो हुआ, तब हो गया इफेक्ट। इफेक्ट मतलब उसमें मोशन आया। यानी कि ये समझे कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं जब बॉडी रेस्ट में भी रहता है या बॉडी मोशन में भी रहता है, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो जरूरी नहीं कि मोशन ही कर दे, इसलिए फोर्स एंड फोर्स का इफेक्ट का बात करा गया है कि वो रेस्ट में भी रह सकता है और वो बॉडी मोशन में भी रह सकता है। अब इसको और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? कि दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम अंडर द स्टडी ऑफ बॉडी अंडर रेस्ट और इन मोशन। यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसके अंडर में आता है जिसमें हम लोग स्टडी जो करते हैं बॉडी का, वो या तो रेस्ट कंडीशन में रह सकता है या फिर वो मोशन में भी रह सकता है। तो दिस इज दी टू डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कहां से आया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और एज ए सिंपली इंजीनियर, ये आप समझे। क्या यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बिल्कुल बताएंगे डियर। आप बिल्कुल हड़बड़ा क्यों रहे हो? विवेक यादव, आप बिल्कुल ना टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, है ना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आप यहां पे जब आ गए हैं ना,
तो मैं आप लोग को ए टू जेड में बिल्कुल रूट से मैं एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूं। मैं आप लोग का 11 12 जो आप लोग 10 में भी छूट गया ना, वो भी चीज मैं पढ़ा के जा रहा हूं कि आप भूल गए हो तो आप रिवीजन कर लेना, याद हो जा रहा आपका, समझ गए। और जो बच्चा नहीं जानता उसके लिए भी है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। क्लियर है। बस आप लोग का काम क्या है कि जितने बच्चे लाइव हैं, जब भी मैं आपसे पूछूंगा एक टॉपिक के बाद कि समझ आया या नहीं आया, तो आपको बोलना क्लियर है सर। जब भी मैं बोलूंगा क्लियर हो गया, समझ आया, अगर आप लोग को डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। आप 100 बार मेरे से पूछोगे, आई विल ट्राई टू आंसर यू 100 टाइम। जितना बार आप पूछोगे मैं उतना बार आप लोग का आंसर करूंगा। कोई भी चीज समझ नहीं आए तो मुझे बताना, है ना। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हर एक चीज समझाया जाएगा, ठीक है। सर एग्जाम अलाउड है, वो आप टीम से एक बार पूछ लेना, ठीक है। एक बार टीम से पूछ लेना। अभी फिलहाल डियर जितने भी डाउट है ना डियर, सबके पास मेरा नंबर भी है, टीम ले सकते हो, आप बात कर लेना। सारे जी अलग अलग जो चीज आपको पूछना है ना, जो क्लास से हटके है, क्योंकि देखो बच्चे बाद में भी ये क्लास को देखेंगे। आप कोई अदर एग्जाम के बारे में, कोई और चीज के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा तो उनको लगेगा भाई किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो समझ गए ना। इसीलिए हम लोग फोकस रखेंगे स्टडी के ऊपर, केवल इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि बाद में ही बच्चे इसको देखेंगे, समझ गए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब ये सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, डेट टूट के बारे में एक्सटेंड होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब बात करते हैं आगे। नाउ अब जब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या ही इंपॉर्टेंस है ना, कितना इंपॉर्टेंस है एज ए इंजीनियर और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। नाउ अब बारी आता सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितना भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं, वही फोर्स लगाते हैं और फोर्स का इफेक्ट पढ़ते हैं। उसी के बेसिस पे इसको 3 भाग में डिवाइड करा, और ये बेसिकली पार्ट नहीं है, ये अलग अलग सब्जेक्ट ही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और इसमें पूरी तरह से ना पीएचडी आदमी करता है, पूरा लाइफ बिता देता है एक एक सब्जेक्ट में। देखो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मेनली तो 2 भाग में पहले डिवाइड किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसको 3 भाग में डिवाइड करा गया। एक होता है मेरा स्टैटिक्स और एक हो जाता है मेरा डायनेमिक्स। क्या हो जाता है, एक हो जाता है मेरा स्टैटिक्स, एक आ जाता है डायनेमिक्स। जब मैं यहां पे बात करता हूं स्टैटिक्स का, स्टैटिक मींस क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, और आप बोल सकते हो रेस्ट में है या मोशन नहीं कर रहा, नॉट इन मोशन, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एट रेस्ट कंडीशन। जब हम लोग सॉलिड मतलब क्या बात कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड में है, जब मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट का, है ना, जब मैं उसका मैकेनिक्स जानना चाहता हूं, मैकेनिक्स मतलब उसका फोर्स और उसका कोज, तो जब ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है तब हम लोग कोई भी जितनी तरह का मैकेनिक्स इसके ऊपर कर रहे हैं, फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो ये सब जो स्टडी करते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, कहां पे इसका सीजी लाई कर रहा है, टोटल वेट कहां पे एक्ट हो रहा है ना, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, किस तरह का फोर्स लग रहा है, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में कोई भी स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आ जाता है स्टैटिक्स में। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स में आ जाता है। और ये किस सब्जेक्ट हम लोग डील करते हैं, हम लोग डील करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। आप अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे तो क्या आप लोग कभी भी ऐसा देखे होंगे कि बॉडी जो मोशन में नहीं, वो हमेशा चाहे कोई बीम ले लिया जाता है, कोई पिलर ले लिया जाता है, कोई अलग अलग तरह का आप देखोगे बीम रहेगा, कैंटिलीवर बीम रहेगा, डिफ्लेक्टेड, उसमें हम लोग फोर्स वगैरह लगाएंगे, मोमेंटम निकालते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हो, कॉलम स्ट्रक वगैरह रहता है, ये सब चीज जो पढ़ते हो वहां पे आप कभी भी मोशन में स्टडी नहीं करते हो। वो बॉडी रिजिड रहता है, रेस्ट कंडीशन में रहता है, देन अप्लाई करते हैं फोर्सेस वगैरह, मोमेंट वगैरह, और उसमें देखते हैं हम लोग। यानी कि अगर हम लोग मैकेनिक्स का एक पार्ट को डिवाइड कर दे, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहे उसका मैकेनिक्स अगर स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिक्स के बारे में जान रहे हैं, तो वो आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक इंजीनियरिंग का पूरा एक बैकग्राउंड हो गया जिसके बारे में पढ़ा जाता है। नाउ अब बारी आता है क्या, मैकेनिक्स में डायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में, डायनेमिक्स, यानी कि अब मोशन में, यानी कि अब केवल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोर्स का इफेक्ट भी जानना चाहते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स का इफेक्ट मतलब क्या होता है, जब वो बॉडी मोशन करेगा, क्योंकि फोर्स नहीं, उसका इफेक्ट हो रहा कि नहीं। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, बॉल आपका रखा हुआ है लेकिन बॉल ना एकदम रुका हुआ है, तो वो पड़ा, और कोई बच्चा है या फिर कोई चींटी मान लो है, समझाने के लिए जैसे आप समझ लो, है ना, कि उसको धक्का देना चाह रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। आप जैसे मारेंगे, जैसे देखो मार रहा है तो ये मोशन करेगा, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि बॉडी अब मोशन भी करने लगा। अब मैं जानना चाह रहा हूं क्या, कितना, देखो यहां पे क्या क्या चीज पता चला। एक तो हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे, फोर्स मान लो यहां पे 10 न्यूटन लगा। अब इसके बाद इसमें कुछ ना कुछ स्पीड एक्सेलरेशन वगैरह आ रहा है, यानी इसका कोज, है ना, कोज के बारे में जान रहा है। कोज यानी कि मोशन क्यों किया,
क्या इसमें हो चेंजेस देखने को मिल रहा है, एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वगैरह कितना हो रहा है, कितना टाइम के बेसिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किस प्रोजेक्शन से ऊपर नीचे जा रहा है, गिर रहा है, ये सब चीज है ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स आ रहा तो वो कितना लग रहा है, एयर को कितना चीरते हुए जा रहा है, ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं इफेक्ट के बारे में। तो ये सब आ जाता है डायनेमिक्स में, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इन मोशन। अब ये कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ता है सर, इंजीनियरिंग, आपका इंजीनियरिंग के किस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, तो ये आ जाता थ्योरी ऑफ मशीन। टॉम में थ्योरी ऑफ मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जब कोई भी बॉडी क्या रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। जैसे सर एग्जांपल बताइए, क्या हम लोग रियल लाइफ में इस चीज को फील करते हैं? बिल्कुल करते हो। मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर में बाइक है, कार होगा, ट्रक देखते होंगे, है ना, ये सारे का सारा जो मशीन पार्ट देखते होंगे, यहाँ पे सब तो मोशन कर रहा है भाई। और ये मोशन कब करता है? जब आप फोर्स अप्लाई करते हो। अब फोर्स जैसा आपने क्या करा, आप दिए एक्सीलरेटर दबाए, है ना, एक्सीलरेटर लिए या सेल्फ से स्टार्ट किए, तो सेल्फ स्टार्ट किए, वहां से गया इलेक्ट्रिक एनर्जी तो गया, वो तो फोर्स ही की तरह बिहेव किया, वो गया मेरा कहां पे, सिलेंडर में, वहां स्पार्क लगाया, इंजन का फ्यूल जला, चलने के बाद क्या हुआ, मोशन करने लगा। तो यहां पे जैसे आपका क्लच हो गया, क्लच पढ़ते हैं, ब्रेक्स ब्रेक्स एंड क्लच पढ़ते हैं, गवर्नर पढ़ते हैं, है ना, आपका बियरिंग पढ़ते हैं, या फिर पिस्टन सिलेंडर का मोशन पढ़ते हैं, इंजन टाइप ऑफ पढ़ते हैं, ये सब किस में आ जाता है, मैकेनिक्स का कौन पार्ट में आ जाता है, डायनेमिक्स वाले पार्ट में आ जाता है, थ्योरी ऑफ मशीन में आ जाता है। मतलब देखो समझना मेरी बात, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन का थ्योरी क्या है भाई, मशीन का थ्योरी मींस क्या होता है, मशीन का थ्योरी मतलब होता है मशीन का पार्ट्स कौन कौन सा लगा हुआ है, मशीन का पार्ट किस किस तरह का मोशन कर रहा है, और किस तरह का फोर्स अप्लाई कर रहा है तब मोशन कैसा कैसा कर रहा है, यही सब हम लोग पढ़ते हैं ना थ्योरी। किसी का थ्योरी मतलब क्या होता है, सारा पार्ट्स को जानना, सारा ढांचा को जानना, किस किस पार्ट्स कैसा कैसा मोशन कर रहा है, किस तरह का काम मुझे मिल रहा है, हम लोग जो चाहते हैं उस तरह का काम वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, यही तो होता है। यानी कि कहीं ना कहीं मोशन कर रहा है, यानी फोर्स लगा तब तो मोशन कर रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, डायनेमिक्स में। समझ गए? अब बारी यहां पे क्या आ जाता है, अब बारी आता है क्या, थर्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोमैकेनिक्स। क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट, आ जाता है हाइड्रोमैकेनिक्स का। अब देखो हाइड्रो मींस होता है पानी, हाइड्रो मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट, वाटर होता है। अब देखो पानी भी तो चलता है, और पानी भी कब बहता है, जब कोई ना कोई फोर्स लगाता है। आप देखोगे ना, जैसे नीचे आ जाता है तो ड्यू टू कैसे, ग्रेविटी फोर्स की वजह से जल्दी तेजी तेजी से गिरने लगता है, वही ऊपर चढ़ता तो हालत खराब हो जाता, पंप से चढ़ाना पड़ता है। समझ गए? तो यानी कि यहां भी तो बोल सकते हैं कि रेस्ट, भाई पानी भी जो है वो भी तो रेस्ट कंडीशन में रह सकता है, और पानी भी मेरा मोशन कर सकता है, इट मीन्स। लेकिन यहां पे क्या है, यहां हम लोग बात करें सॉलिड का। लेकिन अगर हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर इसमें स्टडी करते हैं। देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में गैस के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि इसको हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। वैसे देखो आप यहां पे कई सारे स्टूडेंट मेरे को बोलेंगे सर गैस तो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो जगह घेरता है, वो ऑक्यूपाई करता है, उसका वेट भी होता है। आप बलून में लो, बलून में गैस डाल लो, उसका कुछ वजन होगा। लेकिन वी आर इंजीनियर, क्या हमारे लिए गैस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बिहाफ ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? क्या उसमें फोर्स अप्लाई करके उसके काम करवा सकते हैं? क्या उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? आप बोलेंगे फिजिकल ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसका कलर कुछ होगा, जिसका कुछ शेप होगा, जिसका कुछ साइज होगा, जिसका कुछ वेट होगा। आप बोलेंगे वेट तो होगा सर, साइज शेप कलर वगैरह हो सकता है, मतलब क्या उसमें आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिससे वो प्रॉपर्टी शो करे? तो बोलेंगे सर उसमें अगर हम लोग हीट देते हैं तो उसका वॉल्यूम, है ना, बढ़ता घटता, प्रेशर बढ़ता घटता, डेंसिटी। क्योंकि आप देखो एयर जो होता है, जो आप घर में यूज करते हो, एलपीजी गैस क्या था, होता गैस है, लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड में रखा जाता है आपके घर के सिलेंडर में, इसलिए कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में, किस फॉर्म में रहता है, पानी के फॉर्म में रहता है, लेकिन होता गैस है। यानी वो तो हो गया केमिकल एक्सपेरिमेंट ना, हम लोग यहाँ पे मतलब है फिजिकल एक्सपेरिमेंट का, अपीयरेंस का। जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें क्या क्या चेंजेज हो रहा, क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, उसका कलर शेप एंड साइज वेट वगैरह में। इसका अगर आप ऑटो क्या किए, गैस पहले था दूर दूर था, आप उसमें कंप्रेस किए तो ये क्या हो गया, सामने सामने आ गया, इसीलिए लिक्विड जैसा हो गया, बिहेव कर गया, तो केमिकल एक्सपेरिमेंट कर दिए। यानी फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा मेरा गैस शो नहीं करता है, इसीलिए हम लोग नहीं करते। इसीलिए आप देखो यहाँ पे सॉलिड के बारे में पढ़े या फिर हाइड्रोमैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। तो या तो लिक्विड या सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग गैस के बारे में पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेशन है ना, बहुत ही लिमिटेशन है। हम लोग जब मैं आपको आईसी इंजन आरएसी वगैरह पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसा मशीन जो एयर को ही कंप्रेस करके चलाता है,
एयर को कंप्रेस करके जो चलाता है उस मशीन का नाम अगर आप लोग को पता है तो आप मेरे को एक बार बताना। मैं आपको बताया हूं क्लास में, किसी बच्चे को पता, मैं थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में डिस्कस आप लोग से करा हूं कि ऐसा मशीन जो मेरा एयर से चलता है, एयर को कंप्रेस करके चलता है, कोई बच्चा मेरे को बताना तो उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। मेनली हम लोग पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो हाइड्रोमैकेनिक्स मतलब क्या हो गया कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। भाई वही बात है कि पानी भी रेस्ट कंडीशन में रह सकता है। आप बोलेंगे पानी रेस्ट में कब रहता है? आपका भी नल इस तरह अगर पार हुआ होगा ना, इस तरह का नाला कहीं होगा या पाइप होगा, उसमें एकदम नीचे में जब हल्का हल्का पानी रहता है तो आपको लगेगा ना, पानी अगर फ्लो भी कर रहा तो लगेगा जैसे एकदम रेस्ट है, पानी रुका हुआ है। और जैसे थोड़ा ऊपर तक भर दोगे तब लगेगा हाँ बह रहा है। तो पानी भी रेस्ट कंडीशन में रहता है क्योंकि शेयर स्ट्रेस की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन होता है। तो जैसे से ऊपर जाता है ना, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा बढ़ते जाता है, और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो रहता है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम रहता है। तो ड्यू टू शेयर स्ट्रेस मिनिमम रहता है तो नीचे में, पाइप का नीचे में आपको यहाँ पे मोशन देखने को ही नहीं मिलता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। यानी कहने का मतलब क्या है कि चाहे मेरा बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, जब मेरा फ्लूइड का बात करें तब तो उसको पढ़ता है आपका क्या, हाइड्रोमैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स भी इसको कहते हैं। यानी कि वैसा मशीन जो मेरा पानी से चलता है उसको हाइड्रोलिक्स कहते हैं, हाइड्रोलिक मशीन कहा जाता है। ये भी एक सब्जेक्ट होता है। तो कुल मिला के आपका एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, और हाइड्रोलिक मशीन अगर कर देंगे तो चार सब्जेक्ट आपका बन गया। तो कुल मिलाकर चार, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इससे चार सब्जेक्ट का क्लियर हो जाता है, पांच हो गया, समझ लो। आधा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका खत्म है ना। सील में भी अगर आप देखोगे तो आपका सोम रहता है, फ्लूइड रहता है, हाइड्रोलिक्स रहता है, तो तीन सब्जेक्ट, और आपका मैकेनिक्स चार। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो अब बारी जब आता है यहाँ पे क्या, डायनेमिक्स के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हम लोग इंजन के बारे में स्टडी करते हैं, यस वेरी नाइस डियर, उसको कहते हैं न्यूमेटिक मशीन। मुझे वही सोच रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल अजय और डियोग का आंसर आ चुका था मुझे, न्यूमेटिक मशीन। मैं आप लोग को पढ़ाया हूं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाया था ना, यस। तो वैसा मशीन जो एयर को कंप्रेस करके उसी से काम करता है उसको न्यूमेटिक मशीन कहा जाता है, राइट। तो उसके भी बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन हाँ लिमिटेड है क्योंकि उसका यूज बहुत लिमिटेशन करा जाता है, क्योंकि इफिशिएंसी आपको ज्यादा नहीं मिल पाएगा ना जितना। देखो आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा? क्योंकि एयर का जो डेंसिटी होता है, एयर का डेंसिटी से हजार गुना ज्यादा डेंस होता है मेरा वाटर, और सॉलिड तो और ज्यादा होता है। हजार गुना ज्यादा अगर डेंसिटी है इसका तो ज्यादा इफेक्ट जो रहेगा, जैसे एयर से कोई को अगर मान लो ऐसे करके मारोगे किसी को, एयर धक्का दोगे, 4 लीटर एयर फेंकोगे तो उससे क्या ही होगा। लेकिन वही अगर पानी फेंकोगे तो बेचारा वो हिल जाएगा या कोई चीज बह जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट भी हजार गुना होता है। तो कोई भी इफेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो वाटर में हजार गुना ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग जो मशीन भी यूज करते हैं अधिकतर, वो हम लोग कैसा, हाइड्रोमैकेनिक्स यूज करके फिर हाइड्रोलिक मशीन का यूज करते हैं। समझ गए? हाइड्रो मशीन या फिर हाइड्रोलिक मशीन का यूज करते हैं हम लोग, एयर का कम यूज करते हैं क्योंकि एक तो कॉस्ट ज्यादा है मशीन को बना, ऊपर से आपको इफिशिएंसी। भाई कुल मिला के अगर कल मैं आपको ऐसा इंजन बना के दूंगा है ना जो चलेगा एयर से, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसका स्पीड जो है ना वो स्पीड है आपका, इस तरह से मैं बोल दूंगा कि 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब उससे भी गंदा मैं कुछ बोल दूंगा है ना, कि पता चलेगा 10 किलोमीटर जाते जाते, मेरा 10 किलोमीटर घर है और जाते जाते 10 घंटा हो जाएगा। बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई साहब मुझे पैदल चल जाऊंगा, उससे बेटर है मैं पैसा देके चल जाऊं बाइक में या कार में या फिर खुद का बाइक ले लूं, लेकिन मैं इतना स्लो नहीं जा सकता हूं, 4 घंटा टाइम लग जाए। भाई टाइम का भी तो अहमियत है, टाइम का भी तो कीमत है ना। आज के टाइम पे तो टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना टाइम किसके पास है? तो मशीन बने ना बने, हाँ लेकिन हाँ कई लिमिटेशन वर्क है ना, जहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, हाई कैपेसिटी मैटर करता है, और कहीं कहीं पे वेट भी कम चाहिए, जैसे मान लो एयरप्लेन वगैरह में वहाँ कम से कम वजन चाहिए, तो हम लोग उस तरह का मशीन का यूज करते हैं। जो जैसे वहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर भी यूज करता है वो एयर से चलता है, एयर से चलने वाला हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा वजन हम लोग कैरी नहीं कर सकते, एक तो इंसान एक तो उतना सामान, अगर रेफ्रिजरेटर का भी भारी रहेगा तो दिक्कत है, इसलिए हम लोग एयर रेफ्रिजरेटर का वहां पे यूज किया जाता है। तो कहीं कहीं पे यूज करते हैं। खैर बात यहाँ पे जा रहा, सर एयर प्रेशर में बहुत फोर्स होता है। हाँ होता है डियर, होता है। मैं इफिशिएंसी की बात किया, आप समझे नहीं? संदीप कुमार, आई एम टॉकिंग अबाउट द इफिशिएंसी। इफिशिएंसी मतलब आउटपुट, जितना आउटपुट आपको मिलता है वाटर से उतना नहीं मिलता। और बाकी में जो फोर्स का बात करा ना, वो मैं बात करा, देखो आप जैसे बोले कि सर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं उसी को मशीन में फ्लूइड में चला दूं तो उससे कई गुना ज्यादा होता है, 1000 गुना ज्यादा डेंस होता है, तो 1000 गुना ज्यादा इफेक्ट, जितना ज्यादा होता है उससे ज्यादा ही देखने को मिलता है इससे, है ना। जैसे आप देखेंगे ना एयर प्रेशर को हम लोग, एयर प्रेशर कहा जाता है ना आपका वाटर प्रेशर, तो वाटर से किसी चीज को काटा जाता है, ड्रिलिंग वगैरह भी किया जाता है, मशीन को काटा जाता है पानी से, धारदारी इतना तेज से निकलता है आंसू, है ना, समझ गए। तो उससे 1000 गुना ज्यादा डेंस होता है। मैं ऐसे बात किया कि एयर को अगर मैं नॉर्मली ऐसे लूंगा, मान लो एयर आपका एक बलून है बहुत बड़ा, उस बलून को खोल दूंगा, है ना,
तो कितना ही इफेक्ट रहेगा, कोई दीवार धंस जाएगा? नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा सा अगर पानी आए और पानी डैम की तरह आए, तो आपको पता ना बाढ़ आता तो नदी, सब कुछ नदी के चलते जो नदी से बाढ़ आ जाता तो घर वगैरह सब कुछ गिरा उड़ा देता, तो कितना ही पावरफुल होता है। एयर से बहुत ज्यादा प्रेशर आपका आपका होता है, किसका? वाटर का। या मान लो आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल तूफान है, मैं सब कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा जो आपको दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। सर तूफान आता, वो भी तो पूरा का पूरा आता है, तो इतना स्पीड में आता कि बहुत बार ऐसा होता कि पेड़ गिर जाता है, पोल गिर जाता है ना। लेकिन वही उतना स्पीड से अगर पानी आ जाए तो सोचो तो क्या हो जाएगा, है ना। जितना स्पीड से एयर ब्लो करता है, तूफान जब भी आता, साइक्लोन वगैरह आता है ना, जिस साइक्लोन का स्पीड रहता है एयर का, उतना स्पीड से अगर कभी एयर आ जाए या पानी का, जो पानी का आता है नॉर्मल पानी कितना तेज से आता है। जब भी कोई सुनामी देखे हो ना, सुनामी जो आता है समुद्र से पानी या बाढ़ आता है, तो बाढ़ का पानी का क्या ही वेलोसिटी रहता है, नॉर्मल बहते हुए आता है, उसी में तो हालत खराब हो जाता है। तो जितना स्पीड से हवा चलता है उस में पानी चलने लगे ना, तो भाई साहब पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा बक्स से। सोचो तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। एयर जितना होता है, मैं बोल दिया ना कि एयर से डेंसिटी मेरा होता है 1000 गुना ज्यादा वाटर का, है ना, या फिर लिक्विड का बोलेंगे, फ्लूइड का ज्यादा बोलो, फ्लूइड का, तो इसका इफेक्ट भी जितना रहेगा ना वो भी 1000 गुना ज्यादा देखने को मिलता है। इट्स दैट्स वाई, देखो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल चलकर आपको कोई पूछ देगा, आप इंजीनियर हो, समझो मेरी बात, आपको सिर्फ जो देखो, आप जब इंजीनियर रहोगे ना आपको सच में आना चाहिए। जैसे देखो जब मैं आप लोगों को पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको कितना सारा चीज समझ आया, हीट कैसे ब्लो करता है, हीट ट्रांसफर जब पढ़ाया जाता है तो आपको क्या समझ आता है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कैसे कैसे हीट का ट्रांसफर होता है ना। जब आईसी इंजन पढ़ोगे तो आपको समझ आया कि बाइक कार वगैरह चलता कैसे है, कौन अच्छा बाइक को ज्यादा देर तक मुझे अगर रखना उसका इंजन को अच्छा, तो किस तरह का पेट्रोल डालेंगे, कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रक है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, स्पीड लो होना चाहिए, है ना, ये आपका वेट ज्यादा होना चाहिए। अगर छोटा बाइक लियो तो उसके लिए हाई स्पीड लेकिन लो रहना चाहिए आपका वेट, है ना, समझ के वजन कम होना चाहिए, लोड कम होना चाहिए, स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तब इफिशिएंसी बढ़ता है। और सीनेट नंबर, ऑक्टेन और पेट्रोल डीजल कई सारा चीज आरसी पर, तो उसमें आपको पता चलता है कि किस तरह से आपका काम करता है रेफ्रिजरेटर, किस तरह से आपका काम करता है घर का एसी। यहां पे आप पढ़ रहे हो कि किस तरह से दुनिया का हर एक मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें काम करता है, तो पता होना चाहिए, कोई पूछे तो ये सब आपको पता होना चाहिए, समझ गए। चलिए ओके नाउ अब बात करते हैं कि मैकेनिक्स हम लोग डायनेमिक्स समझ गए। अब इस डायनेमिक्स को दो भाग में डिवाइड किया है, जो जिनसे इन्वॉल्व रहता है मोशन, जिसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स का कोज भी देखेंगे, उसके लिए आ जाता है दो भाग में डिवाइड करते हैं आगे। अब दो भाग में क्यों डिवाइड किए, एक आ जाता है मेरा काइनेमेटिक्स, क्या जाता है, एक आ जाता है काइनेमेटिक्स और जाता काइनेटिक्स। अब देखो ये भी दोनों, ये अगर कोई बच्चा डिप्लोमा का होने, डिप्लोमा तो साथ में पढ़ते हैं, लेकिन जो बीटेक वाले स्टूडेंट है ना, इन दोनों को भी अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। ये भी अलग सब्जेक्ट होता है, पूरा का पूरा अलग एक बुक होता है, ये भी अलग बुक अलग एक सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। तो काइनेमेटिक्स जो हो जाता है, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्योर मोशन में के बारे में पढ़ते हैं, ओनली मोशन आप बोल सकते हो, केवल और केवल मोशन। देखो फोर्स लगा तभी तो मोशन कर रहा है, लेकिन जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग को मतलब नहीं है कि भाई वो क्यों जो है वो फोर्स लगा क्यों हो रहा है, केवल और केवल मुझे पता लग रहा है कि भाई मोशन किया है, मोशन के बारे में स्टडी करना। बोलेंगे सर एग्जांपल मेरे को बताइए, बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपका कार। क्या कभी आप ट्राई किए हो कि भाई आप जैसे बोलते हो ना कितना स्पीड से आया, तो आप बोलते हो यहाँ पे बाइक, तो सर मैं ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तो बोलो चलो ठीक है अच्छा है, इसी तरह चलाना, ज्यादा स्पीड मत चलाना। फिर बोलूंगा तुम कितना स्पीड से आया, तो बोलेंगे सर मैं 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई इतना स्पीड से मत आना, बाइक दिया गया सुविधा के लिए, ताकि आप जो है कष्ट ना करो, अपने आराम करो, इंजीनियर बनाया, इंजीनियर इस सबको क्यों बनाया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन ये नहीं कि आप हीरोगिरी बनो, हीरोगिरी के चक्कर में कभी कुछ हो जाएगा ना तो लेने का देनी पड़ जाएगा, समझ गए। तो वो वाला चीज है, तो यानी ये ज्यादा नहीं, मैंने यहाँ पे क्या केवल बात करा मोशन के बारे में, है ना, एक तरह से स्पीड जो मैंने बात करा, स्पीड बात करा, या वेलोसिटी आप ले लो, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, या आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन, ये सब जो है मोशन के बारे में केवल पता कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं देख रहा हूं कि आखिर ये मेरा इंजन जो चला वो फोर्स इतना आया कैसे, मोशन क्यों हुआ, मुझे मतलब नहीं है भाई, वो इंजीनियर का काम है, मेरे को उससे क्या मतलब है। मेरे को ये मतलब है कि बाइक स्पीड या फिर बाइक कोई स्पीड नहीं चल पाता है, बहुत धीरे धीरे चलता तो इंजन खराब है, तो मुझे वो नहीं मतलब है कि फोर्स क्यों नहीं कम आ रहा है, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि बाइक मेरा खराब है तो मुझे स्पीड करके दे दो, समझ आया। या कोई और चीज है, कोई और इंजन है या पंखा है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आपको मतलब नहीं है कि वो किस तरह का एनर्जी ले रहा, कौन सा फोर्स जाके वहां दे रहा, तब जाके वो फैन चल रहा है। अगर फैन धीरे चल रहा है तो आप डायरेक्ट जाओगे, जाके इलेक्ट्रिशियन को बोलोगे कि भाई मेरा फैन धीरे चल रहा है, मुझे मतलब नहीं, मुझे ठीक करके दो, वो बोलेगा ठीक है मैं करके देता हूं। अब आपको वो तो पढ़ाता नहीं है कि सर इसमें ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, उसके वजह से फोर्स कम जनरेट कर पा रहा है, वो आपको मतलब नहीं है। तो जब हम लोग केवल केवल
ओनली मोशन के बारे में पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है प्योर मोशन या ओनली मोशन, तो वो हो जाता है मेरा काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स का एक पार्ट आ जाता है, वो भी डायनेमिक्स में, क्योंकि मोशन तो यहाँ भी हो रहा है। और अगर मुझे दोनों चीज पता करना है कि सर अब मुझे मोशन और उसका रीजन भी पता करना है, तब आ जाता है काइनेटिक्स, मोशन एंड इट्स इफेक्ट्स। उसको जैसे फोर्स हो गया और कपल हो गया, या आप मोमेंट ले सकते हो, मोमेंट तो फोर्स है और फोर्स की वजह से कपल आ जाता है, बेंडिंग आ जाता है। जैसे मान लो कोई इस तरह का बीम है, जैसे अगर मैं आपके पास कैसे समझाऊंगा, जैसे सपोज करो क्या है कि मेरे पास ये आपका स्टील का एक स्टील रूल है। अब स्टील रूल को देखो, ये मैं बेंड किया, इतना बेंड हो गया है ना, इतना बेंड हो गया। अब केवल अगर हम लोग बच्चा बच्चा खेल रहे हैं कि मैं इतना बेंड करके दिखा दिया, तेरे अंदर कितना ताकत है, मैं बच्चा को दूंगा, बेचारा इतने कर पाएगा, और कोई लेगा वो पूरा मोड़ देगा, है ना। तो केवल इसके बारे में देख रहे हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ये जब इतना मुड़ा ना तो कितना फोर्स लगा, तो इतना मुड़ा भाई, यानी कि मोशन हो रहा है, इसका मोशन देख रहे हैं और इसका इफेक्ट भी देख रहे हैं कि मैं 10 किलोमीटर का फोर्स लगाया। आप कोई बोला मैं 20 का लगा रहा हूं तो इतना जा रहा, कोई बोला मैं 30 का लगा रहा तो इतना सट जा रहा, कोई बच्चा बोलेगा मैं केवल 5 का लगा रहा तो हिल नहीं रहा, राइट। तो मोशन और उसका फोर्स यानी बेंडिंग या कपल, ये सब क्या हो गया, उसका इफेक्ट। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये क्या हो जाता है मेरा, इफेक्ट हो जाता है फोर्स का, और दिस इज द फोर्स, फोर्सेस यानी मोशन, फोर्स की वजह से मोशन कर रहा और उसका रीजन भी जानना चाह रहा है। जैसे कि ये सब फुटबॉल आप खेलते हो, क्रिकेट खेला जाता है ना, तो हम लोग याद करो यहां पे आज के टाइम पे दोनों चीज को मेजर करा जाता है। पहले क्या मेजर किया जाता था, मेजर केवल किया जाता था मोशन के बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में। जैसे कि नहीं कहा जाता कि बॉल जो है ना वो इतना दूर मोशन किया है ना, इतना दूर मोशन करके गया, इतना डिस्टेंस का, डिस्टेंस वगैरह देखते थे कैसा गया, वो सर्कल दिखा जाता था। आप देखते होंगे क्रिकेट वगैरह में ऐसे दिखा जाता कि ऐसे ऐसे करके यहां जाके गिरा। तो ये सब क्या बात कर, केवल मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि भाई मेरा कितना स्पीड से गया, या कि दिखाया जाता ना कि इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। आप देखे होंगे कभी कभार जब कहा जाता ना सबसे लंबा सिक्स है इस आईपीएल का या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो वहां लिखा जाता है कि इतना किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, ऐसे लिखा जाता है किलोमीटर पर आवर के साथ, इस तरह से कहा जाता है, राइट। लेकिन आज के टाइम पे अगर हाई आप देखोगे तो कई जगहों पे उसका कोज भी दिखाया जाता है कि बल्ला के द्वारा कितना फोर्स लगा, या इसको नहीं दिखाया जाता। लेकिन अगर मुझे यह भी पता करना है कि बल्ला के द्वारा कितना जो बैट है कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना जोरदार लगा, उसके बारे में नहीं जानना है, किसी को मतलब नहीं है ना। वो तो कोई बोल देगा भाई धोनी है तो भाई है उसके अंदर ताकत, है ना, तो यानी फोर्स की वजह से हुआ। तो वो जब कोच जाना तो फिर काइनेटिक्स आ जाता है, उसमें दोनों चीज को जानना रहता है। बाकी समझ गए, फ्लूइड में हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या ये चीज समझ आया आप लोग को? अब आप लोग फिर से बताइए कि सर क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर कोई यहां से कोई दिक्कत है यू कैन आस्क मी, ठीक है। वेरी नाइस। और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को क्या करना है, यू नो दैट, लाइक भी करते रहना सारे स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट सेशन को लाइक कर दो, है ना। देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिस इज द फर्स्ट सेशन। आप ये जानो कि यहां पे ईच एंड एवरीथिंग को बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग का हम लोग यूज करेंगे ग्राफिक्स, है ना, इस तरह का कई सारा सिंबल के थ्रू आपको समझाएगा, फिगर के थ्रू, एनिमेशन भी दिखाया जाएगा, वीडियो भी चला के समझाया जाएगा। कोई मोशन का, अगर मुझे मोशन, कोई भी मशीन है जिसका मोशन दिखाना है, कैसे मोशन करना, कुछ कॉम्प्लेक्स है जो समझ से परे है, तब मैं उसका वीडियो भी आपको चला के दिखा दूंगा साथ में। जैसे कई सारे सब्जेक्ट में अदर भी हुआ है, मैं न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूं तो आप लोग को ही बता दे रहा हूं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो है ऐसा पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम तक तो दूर की बात है, आप लाइफ भर नहीं भूलोगे, इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लेना, आप बस पढ़ो मन लगा के, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो यू कैन आस्क मी बस। डियर इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कमल, ये आप टीम से पूछना क्लास है कि नहीं है अदर सब्जेक्ट का। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो अब बढ़ते हूं मैं आगे, है ना। अब मैं बढ़ता हूं आगे और डिस्कस करते हैं फोर्स सिस्टम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट? फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर मैं, आप लोग जैसा बोलोगे, यहां तक इंट्रोडक्शन था, तो क्या नेक्स्ट क्लास हम लोग कल इसको ले आगे बढ़ाएंगे, बताइए। ठीक है, बताइए, आप लोग से एक बार पूछ लेता हूं मैं।
ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके डियर, ओके प्रियंका, चलिए चलिए, तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं आज का सेशन, ठीक है। अभी बस आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ आया ना, है। मैं सोचा था थोड़ा फोर्स के बारे में समझा दूंगा, बेसिक बेसिक चीजें, है ना, फोर्स सिस्टम के बारे में समझा दूंगा, बट कोई बात नहीं, ये सब सब देखो, फोर्स का मैं इफेक्ट आपको समझाऊंगा रिलेट करके, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग को कल फिर से जुड़ना